ठीक है, ये मामला मुझे सौंप दो। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, रुद्र ने बिना किसी भाव के कहा। रुद्र की बात सुनकर ईशान और रोहित को याद आया कि अब रुद्र एक अमीर आदमी है। वो जरूर बहुत बड़े बड़े बॉस को जानता होगा, तो रुद्र के लिए स्पॉन्सर्स ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। इसलिए ईशान और रोहित ने एक दूसरे को देखा और बैठने का फैसला किया। दोनों को रुद्र की असली पहचान पता थी, लेकिन क्लासरूम में मौजूद बाकी स्टूडेंट्स को नहीं। रुद्र, क्या तुम कह रहे हो कि तुम खुद स्पॉन्सर ढूंढ लोगे? दिव्या ने थोड़े उलझन भरे अंदाज में रुद्र को देखा। हाँ, बिल्कुल, ये काम मुझ पर छोड़ दो, चिंता मत करो, मैं स्पॉन्सर ढूंढ लूंगा। रुद्र ने गंभीरता से सिर हिलाया। रुद्र, तुम ये क्या कह रहे हो? तभी एक लड़के ने रुद्र पर ताना कसते हुए चिल्लाया। हाँ रुद्र, स्कूल ने तो ये नियम रखा है कि स्पॉन्सर की नेट वर्थ 5 मिलियन से ऊपर होनी चाहिए। क्या तुम ऐसे किसी को जानते हो? अरे जरूर जानता होगा, उसे तो कई रेस्टोरेंट मालिकों का पता होगा, वे सब काफी अमीर होते हैं। सही कहा। सब रुद्र पर हंसने लगे। चुप रहो दोस्तों। ईशान को थोड़ी गुस्सा आया और फिर बोला, जब रुद्र कह रहा है कि वो स्पॉन्सर ढूंढ सकता है तो जरूर कर सकता है। बिल्कुल सही, मैं भी रुद्र पर भरोसा करता हूं। अगर तुम में से कोई और स्पॉन्सर ला सकता है तो ले आओ। रोहित ने ऊंची आवाज में कहा। हम स्पॉन्सर नहीं ढूंढ सकते और हम ये दिखावा भी नहीं करेंगे कि हम कर सकते हैं। वही लड़का फिर व्यंग्य से बोला, रुद्र झूठ बोल रहा है या सच, ये वक्त आने पर पता चल ही जाएगा। ईशान ने होंठ सिकोड़ते हुए जवाब दिया। फिर उसने दिव्या की तरफ देखकर गंभीरता से कहा, दिव्या, रुद्र जरूर स्पॉन्सर ढूंढ लेगा, उसे करने दो। दिव्या ने ईशान को देखा और कुछ पल झिझक कर रुद्र से धीरे से पूछा, रुद्र, क्या तुम पक्का हो? हाँ, रुद्र ने दिव्या की तरफ देखकर गंभीरता से जवाब दिया। ठीक है, फिर? दिव्या ने सिर हिलाया और बोली, अगर ऐसा है तो आज की ये दोनों बातें तय हो गई। स्पॉन्सरशिप का मामला रुद्र को सौंपते हैं। अब मीटिंग खत्म करते हैं। क्लास के स्टूडेंट्स ने दिव्या की ये बात सुनी तो उन्होंने अपना सामान समेटना शुरू कर दिया और क्लासरूम छोड़ने की तैयारी करने लगे। इस वक्त ज्यादातर स्टूडेंट्स को लगा कि रुद्र अभी बस डींगे मार रहा था और वे सब इंतजार करना चाहते थे कि रुद्र कैसे बेइज्जत होगा। थोड़ी झिझक के बाद दिव्या रुद्र के पास आई और धीरे से बोली, रुद्र, तुमने अभी जो कहा, क्या तुम सच में सीरियस हो? बिल्कुल सीरियस हूं। रुद्र मुस्कुराया और सिर हिलाया। लेकिन तुम्हें न सिर्फ स्पोर्ट्स मीट में हिस्सा लेना है, बल्कि स्पॉन्सर भी ढूंढना है। मुझे थोड़ा डर है कि तुम दोनों काम संभाल नहीं पाओगे। अगर तुम्हें कोई दिक्कत आती है तो मुझे बता देना, मुझे दिखावा करने की जरूरत नहीं है। दिव्या ने धीरे से कहा। दिव्या, तुम चिंता मत करो, मैं ये दोनों काम आसानी से कर लूंगा, रुद्र ने धीरे से जवाब दिया। दिव्या ने रुद्र की तरफ थोड़ी चिंतित नजरों से देखा। दिव्या, टेंशन मत लो, जब रुद्र कह रहा है कि वो कर लेगा तो कर लेगा, उसकी चिंता मत करो, ईशान ने मुस्कुराते हुए कहा। दिव्या ने ईशान की तरफ देखा और धीरे से बोली, ठीक है रुद्र, अगर तुम्हें कोई समस्या आए तो मेरे पास आना, मैं पूरी कोशिश करूंगी तुम्हारी मदद करने की। ठीक है, रुद्र ने हल्के से सिर हिलाया। तुम तीनों को स्पोर्ट्स मीट में हिस्सा लेना है। क्या तुम लोग मैदान पर प्रैक्टिस करने चलोगे? दिव्या भी महिलाओं की 800 मीटर्स रिले में हिस्सा ले रही थी, इसलिए उसने बाद में प्रैक्टिस करने की योजना बनाई थी। इसी वजह से उसने रुद्र, ईशान और रोहित को आमंत्रित किया। ठीक है, मेरे पास बाद में कुछ काम नहीं है, चलो साथ में प्रैक्टिस कर लेते हैं, रोहित ने हंसते हुए कहा। तो मैं भी चलूंगा, ईशान ने जल्दी से कहा। रुद्र, तुम भी हमारे साथ चलना चाहोगे? दिव्या ने कुछ पल सोचकर रुद्र से धीरे से पूछा। हाँ, मेरे पास अभी कोई काम नहीं है, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं। रुद्र ने हल्के से सिर हिलाया। रुद्र, प्रदीप से मिलने की जल्दी में नहीं था। आखिरकार रुद्र ने अभी अभी एसेंस कल्टिवेटिंग पिल खाई थी और उसका शरीर पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था। अगर वह जल्दबाजी में फिर से मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस करता तो उसके शरीर पर भारी दबाव पड़ता।
इसलिए रुद्र ने फिलहाल आराम करने और स्कूल के स्पोर्ट्स मीट और सबवे प्रोजेक्ट पर ध्यान देने का सोचा। रुद्र, ईशान, दिव्या और बाकी लोगों के साथ मैदान की ओर चला गया। शायद खेल प्रतियोगिता नजदीक थी, इसलिए मैदान पर अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रैक्टिस कर रहे थे। हालांकि ईशान और रोहित आमतौर पर आलसी रहते थे, लेकिन काम की बारी आते ही वे दोनों गंभीर हो जाते थे। मैदान पहुंचकर एक ने दौड़ना शुरू किया और दूसरे ने शॉट पुट प्रैक्टिस करना। दिव्या भी अपनी सहेलियों के साथ जॉगिंग करने लगी। आखिर में रुद्र अकेला ही मैदान में रह गया। रुद्र जिन 4 इवेंट्स में हिस्सा ले रहा था, वे उसके लिए कुछ भी नहीं थे। रुद्र को प्रैक्टिस करने की कोई जरूरत नहीं थी। उसे बस खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर एक अच्छा रैंक हासिल करना था। रुद्र ने मैदान में अकेले लगभग आधा घंटा टहला। आखिरकार वह एक बेंच के सामने रुक गया और उस पर बैठ गया। दिव्या, ईशान और रोहित का इंतजार करते हुए वह अपने फोन से खेलने लगा। रुद्र ने मैदान की ओर नजर डाली और देखा कि कुछ लड़कियां हाई जंप की प्रैक्टिस कर रही थी। इन लड़कियों में एक लड़की बेहद खूबसूरत थी। उसका जवान और मासूम चेहरा बिना किसी मेकअप के था, जो उसे बेहद ताजगी भरा एहसास दे रहा था। उसके लंबे बाल झरने की तरह कंधों पर लहरा रहे थे, जिससे वो बहुत आत्मविश्वासी लग रही थी। उसने सफेद टैंक टॉप और नीली डेनिम शॉर्ट्स पहन रखी थी। उसके पतले और गोरे पैर बिना किसी झिझक के खुले थे। उसने नाइक स्नीकर्स पहन रखे थे, जो उसे और भी जवान और जोशीला बना रहे थे। शायद बोरियत की वजह से रुद्र ने उस लड़की को गौर से देखना शुरू कर दिया। नहीं मिलेगा। मैदान पर रुद्र उग चुका था, इसलिए वह बेंच पर बैठा कुछ सुंदरियों को हाई जंप का अभ्यास करते हुए निहार रहा था। उनमें से एक युवती बेहद खूबसूरत थी। उसके हाई जंप के मूवमेंट भी बहुत ही आकर्षक और निपुण थे। लगता था कि वह स्पोर्ट्स स्टूडेंट थी। खासकर जब उस युवती की लंबी खूबसूरत टांगे रेलिंग के ऊपर से नाजुक अंदाज में गुजरी, तो ऐसा लगा मानो कोई परी धरती पर उतर आई हो। वो सचमुच बहुत मनमोहक थी। रुद्र उस युवती की हरकतों से आकर्षित हो गया और चुपचाप उसकी तरफ देखता रहा। कुछ देर अभ्यास करने के बाद युवती थकसी गई और एक कुर्सी पर बैठ गई। रुद्र की निगाहें मजबूरन दूसरी तरफ चली गई। राधा, देखो, वो हैंडसम लड़का तुम्हें दिलचस्पी लेता हुआ लग रहा है। जैसे ही वो युवती बैठी, उसकी सहेली मुस्कुराते हुए बोली। कौन? सुंदर युवती ने अपनी बड़ी बड़ी झिलमिलाती आंखें झपकाते हुए लापरवाही से जवाब दिया। वो सामने वाला लड़का। उसकी सहेली ने जल्दी से रुद्र की तरफ इशारा किया। थोड़ी देर हिचकिचाने के बाद युवती ने रुद्र की तरफ देखा और बेरुखी से बोली, ऐसे ही बेवकूफ मत बनो। तुम्हें कैसे पता कि वो मुझ में दिलचस्पी रखता है? मैं मजाक नहीं कर रही। मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि वो तुम में दिलचस्पी रखता है। जब तुम अभ्यास कर रही थी, वो लगातार तुम्हें देख रहा था। अब जब तुम बैठ गई हो, उसने भी देखना बंद कर दिया। उसकी सहेली जल्दी जल्दी बोली। युवती ने अपनी सहेली की बात सुनी, फिर एक बार रुद्र को ऊपर से नीचे तक देखा और बेरुखी से बोली, हालांकि ये लड़का अच्छा दिखता है, लेकिन इसके कपड़े थोड़े पुराने ढंग के हैं। ये मेरी पसंद का नहीं है। तुम अब भी इतनी नकचढ़ी क्यों हो? तुम अब 4थे साल में हो और जल्द ही ग्रेजुएट होने वाली हो। अगर अब तक रिलेशनशिप नहीं किया तो ठीक नहीं है। वो लड़का अच्छा है, तुम्हें पहल करनी चाहिए। हो सकता है कि तुम उसका साथ लेकर यूनिवर्सिटी की यादगार जिंदगी बना सको। उसकी सहेली मुस्कुराते हुए बोली, अरे लड़की, पहले अपना ख्याल रखो। तुम्हें बॉयफ्रेंड ढूंढना चाहिए। मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। सुंदर युवती ने बेप्सी से कहा, मुझे कोई जल्दी नहीं है। मेरे तो पहले से ही कई बॉयफ्रेंड रह चुके हैं। मैं तो तुम्हारी चिंता कर रही हूं। इतने लड़के तुम्हारा पीछा करते हैं, लेकिन तुम्हें उनमें से कोई पसंद ही नहीं आता। क्या तुम जिंदगी भर सिंगल रहने का सोच रही हो? उसकी सहेली ने मायूस होकर कहा, सिंगल रहने में क्या बुरा है? सिंगल रहकर आजादी से जीना बहुत अच्छा लगता है। युवती हल्की सी मुस्कुराई और बोली, चलो अब मैं फिर से ट्रेनिंग करने जा रही हूं। ठीक है, तुम्हें तो बस हाई जंप ही सूझता है। उसकी सहेली ने लापरवाही से जवाब दिया और मोबाइल निकालकर उसमें व्यस्त हो गई।
रुद्र को पता ही नहीं था कि वे दोनों उसके बारे में बात कर रही थी। जब युवती फिर से अभ्यास करने लगी तो रुद्र की नजरें फिर उसी पर टिक गई। हालांकि रुद्र का कोई और इरादा नहीं था, वो तो बस बोरियत मिटाने के लिए कुछ देखना चाहता था। इस बार युवती को सहेली की कही बात याद आ गई। जब वो अभ्यास कर रही थी, उसने अनजाने में रुद्र की तरफ देखा और उसे परखने लगी। हालांकि उसकी सहेली ने मजाक किया था, लेकिन ये युवती उसे सच मान बैठी। वह चौथे साल की स्टूडेंट थी और मुंबई यूनिवर्सिटी के स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की टॉपर भी। लंबे अभ्यास के कारण उसने हमेशा बेहतरीन फिगर बनाए रखा था। उसके नाजुक चेहरे की वजह से उसके चाहने वालों की कोई कमी नहीं थी। लेकिन युवती ने कभी किसी के लिए भावनाएं नहीं रखी, इसलिए उसका यूनिवर्सिटी में कभी कोई बॉयफ्रेंड नहीं रहा। असल में वह भी बॉयफ्रेंड चाहती थी। आखिरकार कौन नहीं चाहता कि उसकी यूनिवर्सिटी की जिंदगी यादगार बने। दुर्भाग्य से उसे अब तक कोई सही इंसान नहीं मिला था। लेकिन जब उसने रुद्र को देखा तो वो वाकई दिलचस्पी लेने लगी। बस उसकी पुरानी फैशन की ड्रेसिंग ही एक कमी थी। अगर वह ढंग से कपड़े पहने तो काफी हैंडसम लग सकता है। राधा, तुम क्या सोच रही हो? ये लड़का तुमसे छोटा है, तुम जल्द ही ग्रेजुएट होने वाली हो और यहां इस तरह की सोच रख रही हो। बेहतर है कि ट्रेनिंग पर ध्यान दो। हालांकि ये ख्याल बस क्षणिक था। युवती रुद्र के साथ रिश्ते के बारे में सचमुच नहीं सोच रही थी। उसने सिर झटका और मन से वो ख्याल निकाल दिया। फिर पूरी तरह ट्रेनिंग में जुट गई। करीब आधे घंटे बाद राधा का अभ्यास पूरा हुआ। उसने सामान समेटा और सहेली के साथ निकलने लगी। राधा, क्या तुम सचमुच उस लड़के के बारे में नहीं सोचोगी? वो अभी यहीं बैठा है। उसकी सहेली मुस्कुराकर बोली। चुप रहो, वो किसी का इंतजार कर रहा होगा और वो मैं नहीं हूं। वैसे भी मैं तो ग्रेजुएट होने वाली हूं और अब इन सब बातों का मूड नहीं है। अगर अब रिलेशनशिप भी हुआ तो मेरे ग्रेजुएट होते ही खत्म हो जाएगा। राधा ने हल्के स्वर में कहा। ठीक है, मैं तो बस चाहती थी कि तुम ज्यादा देर तक अकेली न रहो। अगर तुम्हें वो लड़का पसंद नहीं तो रहने दो, उसकी सहेली हल्की मुस्कान के साथ बोली और राधा के साथ यूनिवर्सिटी से बाहर चली गई। राधा जाते जाते रुद्र की तरफ एक नजर डालकर मन ही मन आ भर उठी। अगर वो लड़का 1 साल पहले मिला होता तो शायद उसे एक मौका दे देती, लेकिन अब वो ये सब नहीं सोच रही थी। कुछ देर बाद ही ईशान, रोहित और दिव्या रुद्र के पास आ पहुंचे। रुद्र, तुम ट्रेनिंग क्यों नहीं कर रहे? दिव्या ने हैरानी से पूछा। मुझे ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, रुद्र ने लापरवाही से जवाब दिया। लेकिन तुम 4 प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले रहे हो। अगर ट्रेनिंग नहीं करोगे तो क्या संभाल पाओगे? दिव्या ने चिंतित होकर पूछा। चिंता मत करो, वे चारों प्रोजेक्ट मेरे लिए कुछ भी नहीं है, रुद्र बेहद आत्मविश्वास से बोला। ईशान ने रुद्र को बेरुखी से देखा और धीरे से कहा, रुद्र, तुम्हें यकीन है हमारी क्लास के वो लोग बस यही इंतजार कर रहे हैं कि तुम बेइज्जत हो जाओ। मुझे बेइज्जत होते देखना चाहते हैं? रुद्र ने ईशान की बात सुनी और हल्की मुस्कान दी। फिर वो उठकर ईशान के कंधे पर हाथ रखकर बोला, चिंता मत करो, उन्हें ऐसा करने का मौका ही नहीं मिलेगा। जब दिव्या, ईशान और रोहित ने सुना कि रुद्र ने क्या कहा, वे असहाय होकर सिर हिलाने लगे और कुछ नहीं बोले। तुम लोग भूखे होंगे, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का इंतजाम कर दूं? रुद्र ने पहल की और पूछा। नहीं। दिव्या को यह नहीं पता था कि रुद्र एक अमीर लड़का है। उसे यह भी नहीं पता था कि यह खाना रुद्र के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए उसने सहज रूप से मना कर दिया। ठीक है, जब तुम ले रहे हो तो। लेकिन दिव्या कुछ कह पाती इससे पहले ईशान चिल्लाया, बिल्कुल, मुझे आज बहुत खाना है, मैं जो भी महंगा है वही खाऊंगा। रोहित ने जल्दी से कहा। दिव्या ने ईशान और रोहित की तरफ आश्चर्यचकित होकर देखा, क्योंकि उसके अनुसार ईशान और रोहित हमेशा रुद्र के साथ बहुत अच्छे व्यवहार करते थे। आमतौर पर दोनों रुद्र को ही खाने के लिए ले जाते थे, लेकिन किसी कारणवश आज रुद्र उन्हें खाना खिला रहा था। तुम लोग क्या खाना चाहोगे? रुद्र ने पूछा। चलो हमारी स्कूल के पास वाले सबसे अच्छे वेस्टर्न रेस्टोरेंट चलते हैं, अगर आप खिला रहे हो।
तो मुझे वहां का सबसे महंगा और सबसे अच्छा खाना खाना ही पड़ेगा। ईशान हंसते हुए बोला, बिल्कुल, चलो उस वेस्टर्न रेस्टोरेंट चलते हैं। रोहित चिल्लाया, ठीक है, चलो उस वेस्टर्न रेस्टोरेंट चलते हैं। रुद्र ने हल्का सा सिर हिलाया, फिर ईशान और अन्य लोगों के साथ स्कूल से बाहर निकल गया। कुछ पल हिचकिचाने के बाद दिव्या जल्दी से रुद्र के पास आई और धीरे से कहा, रुद्र, तुम पागल हो क्या? क्या तुम्हें पता है उस वेस्टर्न रेस्टोरेंट में खाना कितना महंगा है? अगर हम वहां खाएंगे तो कम से कम 2 से 3 हजार रुपए खर्च होंगे। रुद्र दिव्या की बात सुनकर हैरान रह गया। और तुम दोनों, क्या तुम्हें रुद्र की स्थिति का पता नहीं है? उसके लिए तुम्हें खाना खिलाना ठीक है, लेकिन तुम इतनी महंगी जगह जा रहे हो। 2 से 3 हजार रुपए उसके 3 महीने के रहने खाने के खर्च के बराबर है। दिव्या ने रोहित और ईशान की तरफ देखा और उन्हें सख्ती से डांटा। दिव्या, रुद्र के पास अब पैसे की कमी नहीं है, उसके लिए ये थोड़े से पैसे। ईशान भूल गया कि दिव्या को रुद्र की असली पहचान नहीं पता और समझाने लगा। रोहित ने जल्दी से ईशान को रोका, फिर मुस्कुराते हुए कहा, दिव्या, तुम्हें शायद पता नहीं है, लेकिन रुद्र ने कुछ समय पहले काम किया और लाखों रुपए कमाए, इसलिए उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। इसके अलावा उसने हम दोनों से वादा किया कि वो हमें अच्छा खाना खिलाएगा, इसलिए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। हाँ, यही बात है। रुद्र अब एक अमीर आदमी है, उसे हमसे खाना खिलाना कोई बड़ी बात नहीं है। ईशान जल्दी से बोला, कौन सा काम करके तुम इतना पैसा कमा सकते हो? दिव्या थोड़ी देर के लिए हैरान रह गई और आश्चर्यचकित होकर रुद्र से पूछा, ये सिर्फ पार्ट टाइम नौकरी थी, लेकिन मैंने अच्छा काम किया, इसलिए बॉस ने मुझे इनाम दिया। रुद्र ने कैजुअली जवाब दिया। ओह, ठीक है। दिव्या ने शक भरी नजरों से रुद्र को देखा। दिव्या, तुम्हें नहीं पता कि हमारा रुद्र के साथ रिश्ता कैसा है? चलो खाना खाते हैं, कीमत की चिंता मत करो। ईशान ने मुस्कुराते हुए दिव्या को खींचा, देख कर कि रुद्र को खाने के पैसे की चिंता नहीं थी। दिव्या ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद रुद्र और अन्य लोगों के साथ स्कूल से बाहर चलना शुरू किया। रुद्र, ईशान, रोहित और दिव्या स्कूल से बाहर निकलते हुए कैजुअली बातें कर रहे थे, लेकिन जैसे ही वे स्कूल के गेट पर पहुंचे, उन्होंने देखा कि बड़ी संख्या में लोग 2 लड़कियों के चारों ओर इकट्ठा हो गए हैं। देखने में ऐसा लग रहा था कि ये लोग लड़कियों को कुछ बदतमीजी कर रहे हैं। दोनों लड़कियां बहुत डरी हुई लग रही थी। वे बार बार छूटने की कोशिश करती, लेकिन लोग पीछा कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वे लड़कियों को जाने नहीं देना चाहते। रुद्र ने वहां की स्थिति देखी और देखा कि इन लोगों के पास लग्जरी कारें खड़ी थी। वहां लैम्बोर्गिनी और फेरारीज थी। ये कारें सस्ती नहीं थी। इसका मतलब था कि ये लोग आम बदमाश नहीं, बल्कि अमीर लोग थे। असल में मुंबई यूनिवर्सिटी में अमीर लड़के कॉलेज की लड़कियों के साथ समय बिताने अक्सर आते थे। आखिरकार विश्वविद्यालय में कई खूबसूरत लड़कियां होती हैं और अक्सर अमीर लड़के उन्हें लुभाने आते हैं। ज्यादातर कॉलेज की लड़कियां अनुभवहीन होती हैं, इसलिए महंगे कपड़े और लग्जरी कारों वाले लड़कों का विरोध करना उनके लिए मुश्किल होता है। कुछ लड़कियां अमीर लड़के के साथ कमरे में जाने का विकल्प चुनती थी, जबकि कुछ लड़कियां जो पहले से ही अच्छी स्थिति में थी, ऐसे मामलों में अपने शरीर को नहीं बेचती और मना कर देती। सामान्य स्थिति में अगर कोई लड़की मना कर दे तो अमीर लड़के परेशान नहीं करते। आखिरकार कोई भी इसे बड़ा मुद्दा नहीं बनाना चाहता, लेकिन कुछ ऐसे मामले भी होते हैं जहां सामने वाला फिर भी लड़की का पीछा करता है। रुद्र ने वहां की स्थिति पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ने लगा, लेकिन जब रुद्र उन लोगों के पास से गुजरा तो उसने अनजाने में रुक गया और उसकी आंखों में अजीब सी चमक आई। तभी रुद्र को एहसास हुआ कि जिस लड़की को ये अमीर लोग परेशान कर रहे थे, वो वही हाई जंप ब्यूटी थी जिसे रुद्र ने खेल के मैदान में देखा था, और उसके पास वाली लड़की उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। हालांकि रुद्र को इन दोनों लड़कियों से केवल आकस्मिक मुलाकात हुई थी। वो आमतौर पर ऐसे मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता। आखिरकार उसे नहीं पता था कि ये लोग कौन हैं। अगर वे परिचित हैं या उनका किसी प्रेम विवाद में झगड़ा है तो उसमें दखल देना उसकी फालतू बात लगेगी। इसलिए रुद्र ने केवल एक नजर डाली और आगे बढ़ गया।
कितना शर्मनाक है। क्या वे सच में हमारी स्कूल के प्रवेश द्वार पर लड़कियों को परेशान कर रहे हैं? ईशान, जो सरल स्वभाव का था, इस स्थिति को देखकर भौहें तानकर धीरे से गुस्से में बोला, फालतू की चिंता मत करो, हो सकता है ये सिर्फ किसी जोड़े का झगड़ा हो। रोहित ने धीरे से कहा, सही है, अगर वे एक दूसरे को नहीं जानते तो शायद इतनी दूर तक नहीं जाते। ईशान ने रोहित की बात सुनकर हल्का सा सिर हिलाया और आगे बढ़ गया। लेकिन इसी समय दो लड़कियां अमीर लोगों की बदतमीजी से थोड़ी परेशान हो गई। राधा की सबसे अच्छी दोस्त अब और चुप नहीं रह सकी और चिल्लाई, क्या तुम लोग समझ गए? राधा ने साफ कह दिया, अगर तुम उसे परेशान करना जारी रखोगे तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। ईशान ने लड़की की बात सुनते ही अचानक मुड़कर देखा। रुद्र, ईशान, रोहित और दिव्या जाने ही वाले थे, लेकिन जब ईशान ने सुना कि वो लड़की पुलिस को बुलाने वाली है तो उसे अचानक कुछ गलत लगने लगा। तो उसने राधा और उसकी सबसे अच्छी दोस्त की ओर देखा। पुलिस को बुलाना? लड़की के दोस्त के शब्द सुनकर उन लड़कों में से एक की आंखों में तिरस्कार झलक उठा। उसने बेपरवाही से कहा, मिस, क्या तुम्हें पता है मिस्टर पोखरेजा कौन है? पुलिस को बुलाने से क्या फायदा? अगर तुम सच में पुलिस को बुलाना चाहती हो तो अभी बुला लो। देखते हैं पुलिस इस मामले में कुछ करती भी है या नहीं। मुझे यकीन नहीं है कि आप लोग कानून से ऊपर हैं। राधा की सबसे अच्छी दोस्त की आंखों में गुस्से की झलक आई। उसने फोन उठाया और पुलिस को कॉल करने ही वाली थी। जानवी, छोड़ो। लेकिन इसी समय राधा अचानक चिल्लाई। जानवी ने राधा की बात सुनी और उसकी आंखों में हल्की उलझन झलक आई। उसने भौहें चढ़ाई और राधा से पूछा, क्यों? राधा को इन लोगों की पहचान पता लगती थी, इसलिए वो थोड़ी असहज महसूस कर रही थी। गहरी सांस लेकर उसने सिर उठाया और बीच में खड़े पतले युवक की ओर देखकर बोली, इंद्रसेन, मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे तुम पसंद नहीं हो। अब मुझे परेशान मत करो, ठीक है? राधा, मेरे लिए वापस आना आसान नहीं था। क्या तुम मुझे थोड़ी इज्जत नहीं दे सकती? इंद्रसेन मुस्कुराते हुए बोला, मुझे तुम्हें इज्जत क्यों देनी चाहिए? कितनी बार मैंने कहा मुझे तुम पसंद नहीं हो। मैं कभी तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, बस छोड़ दो। राधा गुस्से में चिल्लाई। इंद्रसेन ने उसकी बात सुनकर शैतानी मुस्कान दी और हल्की आवाज में बोला, ठीक है राधा, अगर तुम सच में मेरे साथ नहीं रहना चाहती तो कोई बात नहीं। मैं वादा करता हूं कि भविष्य में तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। तुमसे वादा? राधा ने इंद्रसेन को आश्चर्यचकित आंखों से देखा और धीरे से पूछा, कौन सा वादा? बस आज रात मेरे साथ एक कमरा लेकर रहो और मुझे अच्छी तरह सर्व करो। मैं वादा करता हूं कि भविष्य में तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। इंद्रसेन मुस्कुराते हुए बोला। राधा ने इंद्रसेन की ओर अत्यधिक शर्म और गुस्से के भाव से देखा। उसने कभी नहीं सोचा था कि इंद्रसेन इतने बेहयाई भरे शब्द कह देगा। कोई महिला ऐसी नहीं है जिसे मिस्टर पुखरेजा संभाल न सके। ये सम्मान की बात है कि उसने तुम्हें पसंद किया, तो मिस, यहां मासूम बनने का दिखावा मत करो। इंद्रसेन के पास खड़ा एक लड़का बोला, तुम्हें शर्म नहीं आती? राधा उसे पसंद नहीं करती तो तुम उसे कैसे मजबूर कर सकते हो? जानवी अब और सहन नहीं कर पाई। उसने गुस्से में जोर से चिल्लाया, कहे, मिस, फर्क नहीं पड़ता कि उसे पसंद है या नहीं। एक युवक ने तिरस्कार भरी हंसी के साथ कहा। इंद्रसेन का पेशेंस अब खत्म हो चुका था। उसने भौहें चढ़ाई और राधा से पूछा, राधा, तुम्हारा जवाब क्या है? सीधे बता दो। मेरा जवाब नहीं है, राधा ने बिना सोचे चिल्लाकर कहा। ठीक है, तुम लड़कियां तो जिद्दी हो। भाई लोग, इन दो लड़कियों को हमारे साथ ले जाओ। मैं उनके साथ जिंदगी के बारे में अच्छी चर्चा करना चाहता हूं। इंद्रसेन ने आत्मविश्वास से चिल्लाया और फिर अपनी फेरारी की ओर मुड़ गया। बाकी लोग राधा और जानवी की ओर भागे। उनके हाथ पकड़कर उन्हें कार में खींचने की कोशिश करने लगे। हेल्प, कोई मदद करो, जानवी चिल्लाई। जब ईशान ने उनकी मदद के लिए चीख सुनी तो वह अब और सहन नहीं कर सका। वो उनकी ओर भागा और चिल्लाया, तुम लोग क्या कर रहे हो? लड़कियों को छोड़ो।
रोहित और बाकी 2 लोग किनारे खड़े बेबस दिख रहे थे। असल में रुद्र पहले से ही उम्मीद कर रहा था कि ईशान ऐसा करेगा। आखिरकार ईशान बहुत ही दिलदार इंसान था। ऐसे स्थिति में वो चुप नहीं बैठेगा। जब इंद्रसेन और बाकी लोगों ने ईशान की बात सुनी तो वे धीरे धीरे उसकी ओर मुड़े और तिरस्कार भरे लहजे में पूछा, तुम कौन हो? बच्चा, मैं मुंबई यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूं। तुम क्या कर रहे हो? ईशान ने ताज्जुब भरी नजर से जवाब दिया, हमें तुमसे क्या लेना देना? अगर मरना नहीं चाहते तो अभी चले जाओ। एक युवक ने ईशान की ओर इशारा करते हुए धमकाया। युवक की बात सुनकर ईशान थोड़ा गुस्से में आया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा क्योंकि उसे सच में नहीं पता था कि क्या हो रहा है। तो उसने जानवी की ओर देखा और पूछा, क्या तुम ही अभी मदद के लिए चिल्लाई थी? हाँ, राधा की सबसे अच्छी दोस्त जानवी ने जल्दी से सिर हिलाया। क्या हो रहा है? ईशान ने पूछना जारी रखा। ये लोग मेरी दोस्त को परेशान कर रहे थे और उसे अपने साथ ले जाना चाहते थे। मेरी दोस्त नहीं चाहती थी, फिर भी उन्होंने हमें कार में खींचने की कोशिश की। जानवी ने जल्दी से समझाया। समझ गया। ईशान ने हल्का सा सिर हिलाया, फिर उस लड़के की ओर देखा और कहा, लड़कियां तुम्हें नहीं जानती। जो तुम कर रहे हो वो किडनैपिंग है। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि अभी यहां से चले जाओ, नहीं तो मैं सिक्योरिटी को बुलाऊंगा। तुम कौन होते हो? मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि दूसरों के काम में मत उलझो, समझे? युवक ने ईशान की ओर देखा और घमंड से चिल्लाया, मैं मुंबई यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूं। ये दोनों भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं। मैं किसी के काम में उलझ नहीं रहा। दूसरी तरफ ज्यादा लोग नहीं थे और वे अब भी मुंबई यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस पर थे। कई स्टूडेंट्स पहले ही उन्हें घेर चुके थे। ईशान ने महसूस किया कि वह सही काम कर रहा है, इसलिए इन लड़कों का सामना करते हुए वो बहुत साहसी था। रोहित, रुद्र, दिव्या और बाकी लोग किनारे खड़े थे। उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन रुद्र किसी भी समय लड़ाई के लिए तैयार था, क्योंकि ये अमीर लड़के अच्छे नहीं लग रहे थे। सिर्फ ईशान के कहने से ये लोग छोड़ने वाले नहीं थे। दिनेश, देर क्यों हो रही है? असल मास्टरमाइंड इंद्रसेन पहले ही कार में बैठा था। लड़कियां अभी भी बाहर खड़ी थी। उसने शीशा नीचे किया और इंपेशेंट होकर चिल्लाया, मुंबई यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस पर। जब ईशान ने किसी की मदद की आवाज सुनी तो वह तुरंत आगे बढ़ा। जब दिनेश ने इंद्रसेन का आदेश सुना, उसकी आंखों में एक निर्दयी चमक दिखाई दी। वह तुरंत आगे बढ़ा और ईशान पर चिल्लाया, ब्रैट, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि अपनी जगह संभालो। ये लड़की मिस्टर पुखरेजा की पसंद है। मिस्टर पुखरेजा को क्या हुआ? जब तक ये 2 लड़कियां राजी नहीं होती, राजा आए भी तो उन्हें ले नहीं जा सकता, ईशान ने चिल्लाया। जब जानवी ने ईशान की बात सुनी तो वो भावुक हो गई। आखिरकार ऐसी परिस्थितियों में ईशान ने उनके लिए खड़े होने का फैसला किया। ये वास्तव में बहुत दुर्लभ था। इस समय और भी ज्यादा छात्र इकट्ठा हो गए थे, लेकिन कोई भी सामने आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। केवल ईशान ही आगे था। तुम जानते हो मिस्टर पुखरेजा किस तरह के व्यक्ति हैं? क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुम जानते हो उन्हें नाराज करने के नतीजे क्या होंगे? इस समय एक और लड़का आगे बढ़ा और घमंड से चिल्लाया। पहले इंद्रसेन को ऐसे ही हालात का सामना करना पड़ा था जब वह दूसरी लड़कियों को लुभा रहा था, लेकिन जैसे ही इंद्रसेन के लोग मिस्टर पुखरेजा का नाम लेते, सामने वाला डरकर माफी मांगता और रहम की भीख मांगता। लेकिन आज उन्होंने ऐसे गुस्सैल लड़के का सामना किया। उसने उन्हें बिल्कुल भी इज्जत नहीं दी। रुद्र ने अपनी आंखें सिकोड़कर इंद्रसेन की तरफ देखा। उसे महसूस हुआ कि सामने वाला जानवी के पुलिस बुलाने से भी डर नहीं रहा। इसके अलावा वो इतना घमंडी भी था। यह साबित करता था कि सामने वाला इंद्रसेन की पहचान पर बहुत आत्मविश्वास रखता है। यहाँ तक कि एक युवा मास्टर जैसे अजय मेहरा और राकेश भी इस तरह बोलने की हिम्मत नहीं रखते थे। इसलिए इंद्रसेन की पहचान और पृष्ठभूमि निश्चित रूप से उनसे एक स्तर ऊपर थी। ईशान केवल एक काम इंसान था। ऐसी स्थिति में उसने ज्यादा नहीं सोचा। वह 2 लड़कियों के सामने खड़ा था। हिलने की कोई मंशा नहीं थी। रुद्र ने ईशान को देखा
और उसकी आंखों में हल्की लाचारी झलक उठी। हालांकि ईशान बहुत बहादुर था, लेकिन उसकी एक गंभीर कमजोरी थी। वो बहुत इम्पल्सिव था। कुछ चीजों को बल से हल नहीं किया जा सकता। रुद्र आज यहां था, इसलिए ईशान को किसी खतरे का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन अगर वही हालात होते और रुद्र यहां नहीं होता, तो ईशान की हालत बहुत खराब होती। हालांकि रुद्र को ईशान पर कोई गुस्सा नहीं आया, लेकिन उसे लगा कि उसे ईशान को भविष्य में इम्पल्सिव न होने की सलाह देनी चाहिए। कम से कम ईशान को सामने वाले की स्थिति देखनी चाहिए थी। ब्रैट, मैं तुम्हें आखिरी बार पूछता हूं, क्या तुम हिलोगे या नहीं? दिनेश, जो लड़के का नाम था, आखिरकार खुद को रोक नहीं पाया। वो आगे बढ़ा और ईशान पर ठंडे स्वर में चिल्लाया, मैंने अभी बहुत साफ साफ बता दिया, अगर ये दो लड़कियां राजी नहीं हैं, तो तुम में से कोई भी उन्हें नहीं ले जा सकता। ईशान ने उत्साहित होकर चिल्लाया, तुम लोग अभी भी उससे क्यों बात कर रहे हो? अगर वो हीरो बनना और डैमजल इन डिस्ट्रेस को बचाना चाहता है, तो बस उसके पैरों को तोड़ दो। इस समय कार में बैठे इंद्रसेन ने हाथ बढ़ाया और सिगरेट जलाई। फिर उसने बेहद भयंकर चेहरे के साथ चिल्लाया। रुद्र महसूस कर सकता था कि जब इंद्रसेन ने ये कहा, तो उसका स्वर बहुत शांत था, जैसे ये कोई आम सी बात हो। यह साबित करता था कि इंद्रसेन ने पहले भी ऐसा किया था, वरना वह इतनी कैजुअली नहीं बोलता। इंद्रसेन के लोग इंद्रसेन की बात सुनते ही झिझके नहीं। वे मुड़कर कार के ट्रंक की ओर बढ़े। फिर उन्होंने ट्रंक से कुछ ऐसा निकाला जैसे स्टील पाइप, बेसबॉल बैट और ईशान की ओर दौड़े। ये लोग पेशेवर और अनुभवी लग रहे थे। बिना किसी झिझक के उन्होंने स्टील बैट्स उठाए और ईशान के सिर पर मारने को तैयार हुए। ईशान के पीछे खड़े रुद्र को नहीं लगा था कि सामने वाले इतनी जल्दी हमला करेंगे। उसे लगा था कि ये लोग उसे परेशान करते रहेंगे, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी एक्शन लेंगे। बान, एक जोरदार धमाका हुआ। एक युवक ने अपने स्टील बैट से ईशान के कंधे पर जोर से मारा। ईशान दर्द में चिल्लाया और 2 कदम पीछे हट गया, लगभग गिरने ही वाला था। अगले ही पल ये लोग फिर ईशान की ओर दौड़े। शायद ये लोग पहले भी ऐसा कर चुके थे। वे बहुत कुशल थे और झिझक नहीं रहे थे। उनके हमले बहुत ताकतवर थे। शायद उन्होंने सच में ईशान के पैरों को तोड़ने का निशाना रखा था। कुछ पल हिचकिचाने के बाद रुद्र ईशान के सामने दौड़ा, लेकिन इस समय एक युवक ने अपने स्टील बैट को जोर से नीचे गिराया। स्टील पाइप सीटी जैसी आवाज के साथ नीचे गिरी। सावधान! जब राधा ने रुद्र को आगे बढ़ते देखा, उसकी आंखों में हल्की चिंता झलक गई, क्योंकि उसे पता था कि ये वही लड़का है जिसे उसने स्पोर्ट्स फील्ड पर देखा था। रुद्र! जब दिव्या ने यह देखा, उसने इंस्टिंक्टिवली चिल्लाया, लेकिन पहले ही बहुत देर हो चुकी थी। सामने वाला बहुत तेज था। भले ही रुद्र को डॉज करने का मौका मिलता, युवक के हाथ में स्टील बैट निश्चित रूप से ईशान को मार देता। इसलिए रुद्र ने डॉज नहीं किया। इसके बजाय उसने अपना हाथ उठाया। बान! एक जोरदार धमाका हुआ। युवक के हाथ में स्टील बैट रुद्र के हाथ पर जोर से टकराई। सबने ये देखा और हैरान होकर मुंह खुला रह गया। आखिरकार ये असली स्टील बैट था। स्टील बैट किसी के हाथ पर लगने की सोच ही डरावनी थी, लेकिन सभी को जो सबसे ज्यादा चौंका गया वो ये था कि रुद्र असल में वहीं खड़ा रहा, बिना कोई प्रतिक्रिया दिए। खुद रुद्र भी थोड़ा शॉक था। आखिरकार वो सुपरमैन या आयरन मैन नहीं था, वो सिर्फ एक काम इंसान था। अगर ये स्टील बैट पहले रुद्र के हाथ पर लगता, तो चाहे हाथ नहीं टूटा होता, लेकिन दर्द जरूर होता। लेकिन इस समय रुद्र ने मुश्किल से ही कुछ महसूस किया। स्टील बैट वाला युवक इस दृश्य से डर गया। उसकी आंखों में शॉक था और वह डिसबिलीफ में रुद्र को देख रहा था। मौजूद सभी लोग अगले जो हुआ उसकी उम्मीद नहीं कर रहे थे। उस जवान लड़के की स्टील पाइप रुद्र की बाजू पर जा लगी। सबकी हैरानी की बात यह थी कि रुद्र ने बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं दी और उसके चेहरे पर आरामदायक भाव था। वो धीरे धीरे सिर उठाकर उस लड़के की तरफ देखा। उसकी आंखों में हल्की सी शरारती झलक थी। उस समय उसे अचानक याद आया कि प्रदीप ने पहले क्या कहा था। अगर वह एसेंस कल्टिवेटिंग पिल खा लेता,
भले ही प्रदीप का डिसाइपल न बनता, उसकी फिजिकल फिटनेस आम लोगों की कल्पना से बहुत ऊपर होती। उस समय उसने प्रदीप की बातों को गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि उसे नहीं पता था कि प्रदीप सच कह रहा है या नहीं। लेकिन अब उसे लग रहा था कि प्रदीप शायद उसे धोखा नहीं दे रहा था। हालांकि जब्ब से लड़ते समय उसकी ताकत और गति काफी बढ़ गई थी। वो इतनी भारी मार झेलने में सक्षम नहीं था, लेकिन स्टील पाइप की मार के बाद उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। ये निस्संदेह एसेंस कल्टीवेटिंग पिल का असर था। रुद्र भी दिल में चौंक गया, लेकिन इस समय एक और लड़के ने रुद्र की ध्यान भटकने का फायदा उठाया और उस पर दौड़ पड़ा। रुद्र की आंखों में थोड़ी हैरानी झलकाई दी, लेकिन उसने बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। उसने पैर उठाया और उस लड़के के पेट पर जोरदार किक मारी। वो लड़का, जो अभी भी पहले हुए झटके में खोया हुआ था, बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं दे सका। चीखते हुए वह पीछे की ओर उड़ गया। एक जोर की आवाज, लड़का जमीन पर भारी भारी गिरा, जिससे वहां गहरा गड्ढा बन गया। उसकी किक देखकर सबके चेहरे पर शॉक था। जिस लड़के को किक मारी गई थी वो बड़ा और ताकतवर लग रहा था। उसका वजन 200 कैटीज से ज्यादा होना तय था, लेकिन सिर्फ एक किक में रुद्र ने उसे हवा में उड़ा दिया। इतनी ताकत कैसे हुई? सामान्य परिस्थितियों में समान वजन के दो लोगों के लिए एक दूसरे को किक मारना ही शानदार होता है, लेकिन उसे दूर करना और फर्श में गड्ढा बनाना तो और भी असाधारण था। राधा ने हाथ मुंह पर रख लिया और आश्चर्यचकित भाव से रुद्र को देखा। लगता है मेरी ताकत भी बढ़ गई है, उसने धीरे से कहा। अब उसने आखिरकार गोली का असर समझ लिया। गोलियां सच में अद्भुत थी, क्योंकि उन्होंने उसके शरीर में क्वालिटेटिव लीप कर दिया। इसी बीच इंद्रसेन द्वारा लाए गए अन्य लोग रुद्र की किक की ताकत देखकर हैरान रह गए। वे चौंक कर खड़े हो गए। उनके चेहरे भय और विस्मय से भर गए। उन्होंने महसूस किया कि वह कोई आम आदमी नहीं था। इसलिए ये सभी लोग एक कदम पीछे हट गए, अपनी और उसकी ताकत के बीच के अंतर को देखकर। वे कुछ पल के लिए स्तब्ध हो गए। उनके चेहरे पर अत्यधिक शौक था। सबके स्तब्ध होने का नजारा देखकर रुद्र ने स्वतः ईशान की तरफ देखा और धीरे से कहा, ईशान, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं, ठीक हूं, ईशान ने दांत काटते हुए जवाब दिया, दर्द महसूस करते हुए। उसने रुद्र की तरफ सिर हिलाया। ईशान का शरीर रुद्र से तुलना नहीं कर सकता था। उसे अभी अभी एक जबरदस्त मार लगी थी और वो बहुत दर्द में होना तय था। तुम ठीक हो? राधा ने रुद्र की ओर देखकर चिंता भरी नजर से पूछा। मैं ठीक हूं, उसने शांतिपूर्वक जवाब दिया। दूसरी तरफ जब कार में बैठा इंद्रसेन ने कुछ गड़बड़ महसूस की। उसने चश्मा उतारा, कार का दरवाजा खोला और निर्भीक होकर बाहर आया, चिल्लाते हुए, तुम लोग क्या कर रहे हो? इतनी छोटी सी बात भी नहीं संभाल सकते? मिस्टर इंद्रसेन, ये लड़का वाकई स्किल है। उसने सिर्फ एक किक में दिनेश को उड़ा दिया। जब एक लड़के को समझ आया कि क्या हुआ, वो जल्दी से इंद्रसेन के पास दौड़ा और हकलाते हुए बोला, तुम सब बेकार के लोग, तुम में से इतने लोग हथियार लेकर खड़े हैं, फिर भी एक छात्र को संभाल नहीं सकते। और क्या कर सकते हो? इंद्रसेन की आंखों में तिरस्कार झलक रहा था। फिर वह रुद्र के पास आया, उसे सिर से पैर तक मापा और धीरे से पूछा, बच्चा, क्या तुमने पहले मेरे आदमी को मारा था? हाँ, मैंने मारा, रुद्र ने हल्का सिर हिलाते हुए कहा। है, बुरा नहीं, तुम्हारे पास हिम्मत है मेरे लोगों पर वार करने की। तुम्हें पता है मैं कौन हूं? इंद्रसेन ने घमंड भरे स्वर में चिल्लाया। तुम कौन हो? रुद्र ने शांत होकर पूछा, इंद्रसेन की तरफ देखते हुए। मैं हूं इंद्रसेन, इंद्रसेन ने बिना भाव दिखाए कहा। मैं तुम्हें नहीं जानता, रुद्र ने बिना झिझक सिर हिलाया। उसके शब्द सुनकर इंद्रसेन की आंखों में थोड़ी शर्म की झलक आई। फिर उसने धीरे से कहा, तुम जैसे गरीब छात्र के लिए मुझे न जानना सामान्य है। मैं सुझाव दूंगा कि पहले जानो, फिर मुझसे बात करो। जरूरत नहीं, रुद्र ने शांतिपूर्वक कहा। बच्चा, मैं सुझाव देता हूं कि तुम ज्यादा घमंड न दिखाओ। अभी मेरे दोस्त से माफी मांगो, फिर हटो। मैं अपने स्तर तक नहीं उतरूंगा, लेकिन अगर तुम अभी भी अज्ञान बने रहो और मेरी महिलाओं के मूड खराब करो,
तो मुझसे अप्रिय होने का दोष मत दो, समझे? इंद्रसेन ने बहुत घमंडी आवाज में चिल्लाया। रुद्र ने इंद्रसेन को ऊपर से नीचे तक देखा और बिना भाव दिखाए कहा, अगर तुम अभी हटोगे तो शायद मैं छोड़ दूं। रुद्र की बात सुनकर इंद्रसेन का चेहरा हैरानी में बदल गया। उसने उलझन भरे स्वर में रुद्र से पूछा, रुको बच्चा, तुमने अभी मुझसे क्या कहा? मैंने कहा हटो। रुद्र ने सीधे और गंभीर स्वर में दोहराया, तुम्हें हिम्मत कैसे हुई? तुम। वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया कि रुद्र ने उसके मुंह पर तमाचा जड़ दिया। इंद्रसेन का शरीर तुरंत पीछे की ओर उड़ा और जमीन पर जोर से गिरा। यह दृश्य देखकर राधा का चेहरा अत्यधिक चिंतित हो गया। आखिरकार वो अकेली थी जो इंद्रसेन की असली पहचान जानती थी। उसने नहीं सोचा था कि रुद्र का स्वभाव इतना तेज होगा। इंद्रसेन अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया कि रुद्र ने उसे थप्पड़ मार दिया। वो रुद्र के बारे में बहुत चिंतित हो गई। इंद्रसेन की डरावनी पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए इंद्रसेन के दोस्तों ने ये नजारा देखकर तुरंत टेंस हो गए और जल्दी से इंद्रसेन के पास दौड़े। मिस्टर इंद्रसेन, मिस्टर इंद्रसेन, क्या आप ठीक हैं? सभी इंद्रसेन की ओर दौड़े और उसकी मदद के लिए हाथ बढ़ाए। इंद्रसेन को रुद्र की थप्पड़ लगने के कारण चक्कर आ रहे थे और उसका दाया गाल सूज गया था। तुम कमीने, तुम्हें हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? सुनो, अब तुम्हारी खैर नहीं, मैं तुम्हें मार डालूंगा। इंद्रसेन ने रुद्र की तरफ उंगली उठाई और तेजी से गालियां दी। रुद्र ने उसे अनदेखा किया और उसकी ओर बढ़ गया। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारा क्या मकसद है? इंद्रसेन रुद्र के पास आते देख नजर आने लायक घबराया और हकलाते हुए चिल्लाया, मैंने तुम्हें कहा था कि यहां से चले जाओ। क्या तुमने नहीं सुना? रुद्र ने ठंडे स्वर में इंद्रसेन से कहा, तुम्हारा नाम क्या है? मुझे नाम बताओ, फिर मैं अब जा दूंगा। इंद्रसेन मूर्ख नहीं था। वह जानता था कि अकेले रुद्र के सामने वह और उसका समूह कुछ नहीं कर सकता। अगर वह यहां रुकेगा तो केवल मारा जाएगा। इसलिए उसने योजना बनाई कि रुद्र का नाम पूछे, अभी चले जाए और भविष्य में मौका मिलने पर बदला ले। नहीं, राधा को डर था कि रुद्र सच में इंद्रसेन को उसका नाम बता देगा, जिससे मामला और जटिल हो जाएगा। इसलिए उसने सहज रूप से चिल्लाया, मैं रुद्र हूं। लेकिन राधा की बात खत्म होने से पहले रुद्र ने शांत स्वर में अपना नाम कह दिया। ओ नहीं! रुद्र का नाम इंद्रसेन को बताते देख राधा की आंखों में हताशा झलक गई। रुद्र! इंद्रसेन की आंखों में यह नाम सुनकर थोड़ी परिचितता झलकने लगी, लेकिन उसे तुरंत याद नहीं आया। तो उसने सीधे रुद्र से कहा, ठीक है, मुझे तुम्हारा नाम याद है, इंतजार करो, ये हमारा मामला अभी खत्म नहीं हुआ, तुम्हारा इंतजार करो। रुद्र ने इंद्रसेन की ओर उदासीन नजरों से देखा, बिना कुछ कहे, मैं तुम्हें भयंकर मौत दिलाऊंगा। इंद्रसेन अब और रुकने की हिम्मत नहीं कर सका, इसलिए उसने गुस्से में शाप दिया और अपने लोगों के साथ कार की ओर भागा। सभी के कार में बैठने के बाद वे जल्दी ही मुंबई यूनिवर्सिटी के प्रवेश द्वार से गायब हो गए। मिस्टर इंद्रसेन, अब आप क्या करने का प्लान बना रहे हैं? इंद्रसेन के ड्राइविंग करने वाले व्यक्ति ने एक पल रुककर धीरे से पूछा। चुप रहो, तुम बेकार लोगों का समूह, तुम एक छोटी सी बात भी संभाल नहीं सकते। मुझे तुम सबकी क्या जरूरत? इंद्रसेन ने गुस्से से आंखें चमकाई और चिल्लाया, मिस्टर इंद्रसेन, जैसा आपने अभी देखा, वो लड़का सामान्य इंसान नहीं है। उसने दिनेश को एक ही किक में दूर कर दिया। अगर वह सामान्य होता तो इतनी ताकत कैसे होती? व्यक्ति ने जल्दी से समझाया। उसने मुझे मारने की हिम्मत की और इतने लोगों के सामने मुझे छोड़ने पर मजबूर कर दिया। ये मामला खत्म नहीं हुआ। मैं कह रहा हूं, मैं इंद्रसेन कभी ऐसा नुकसान नहीं झेला। इंद्रसेन ने दांत भिंचे और धीमे स्वर में कहा, अभी वो लड़का, उसका नाम रुद्र है। क्या तुम लोगों ने उसके बारे में सुना है? नहीं, मैंने भी नहीं सुना। सभी ने सिर हिलाया। इंद्रसेन का चेहरा और अधिक उलझन में पड़ गया जब उसने सभी को सिर हिलाते देखा। उसने भौहें चढ़ाई और धीरे से बोला, जब तुम लोगों ने रुद्र का नाम नहीं सुना तो मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि ये नाम परिचित है? मुझे लगता है मैंने सुना है।
ठीक उसी समय कार की पिछली सीट पर बैठे एक लड़के ने अचानक बात की। इंद्रसेन चौंक गया और जल्दी से पीछे बैठे व्यक्ति की ओर मुड़ा। उसने धीरे से पूछा, तुमने ये नाम कहां सुना? रुद्र कौन है? मिस्टर इंद्रसेन, पिछली बार जैन में अजय और अन्य लोगों ने ये रुद्र आपके सामने बताया था। लगता है कि उनका उससे कुछ झगड़ा हुआ था। उस व्यक्ति ने हिचकिचाते हुए कहा, हां, वही व्यक्ति जिसे अजय ने बताया था, उसका नाम भी रुद्र था। इंद्रसेन ने उत्साहित होकर कहा और तुरंत फोन निकाला और अजय को डायल किया। रिंग रिंग। 2 रिंग्स के बाद अजय ने कॉल उठाई और मुस्कुराते हुए कहा, इंद्रसेन, क्या हाल है? मैं पूछ रहा हूं, क्या वो लड़का जिसे तुमने मुझे निपटाने को कहा, उसका नाम रुद्र है? इंद्रसेन ने धीरे से कहा, हां, उसका नाम रुद्र है। क्या हुआ? अजय ने जवाब दिया, क्या ये रुद्र मुंबई यूनिवर्सिटी का छात्र है? इंद्रसेन ने आगे पूछा, हां, क्या तुम हमारे स्कूल आए हो? अजय की आवाज और भी आश्चर्यचकित लगी। ठीक है, मुझे समझ में आया। इंद्रसेन रुद्र द्वारा थप्पड़ खाने से बहुत शर्मिंदा था, इसलिए उसने अजय से बातचीत जारी नहीं रखी और फोन काट दिया। मिस्टर इंद्रसेन, क्या वही व्यक्ति है? अजय के पीछे बैठे युवक ने जल्दी से पूछा। हां, वही लड़का है। इंद्रसेन ने दांत भींचते हुए सिर हिलाया और कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि दुनिया इतनी छोटी होगी। अभी अजय ने मुझे इस लड़के के बारे में बताया और मैं असल में उससे टकरा गया। खैर, मैं किसी अवसर का इंतजार करूंगा ताकि रुद्र से निपट सकूं। मिस्टर इंद्रसेन, आप उसे कैसे सुलझाने का प्लान बना रहे हैं? पिछली सीट पर बैठे व्यक्ति ने पूछा। ये रुद्र कुछ तकनीक रखता है और मेहरा परिवार से भी शायद जुड़ा है, पर मुझे स्पेसिफिक्स का पता नहीं, वरना अजय और अन्य लोग मुझे उसे निपटाने को क्यों कहते। लेकिन कोई बात नहीं, जब मैं इस लड़के की असली पहचान पता कर लूंगा, मैं उससे निपट लूंगा, इंद्रसेन ने धीरे कहा। दूसरी ओर इंद्रसेन के लोग चले जाने के बाद राधा की दोस्त जानवी का चेहरा साफ तौर पर शांत हुआ। वो जल्दी से रुद्र, ईशान और अन्य के पास गई और उत्साहित स्वर में बोली, धन्यवाद। अगर आप ना होते तो ये लोग हमें इतनी आसानी से नहीं छोड़ते। हम सब क्लासमेट्स हैं। ऐसी स्थिति में हम निश्चित रूप से खड़े होकर कुछ न करने वाले नहीं थे। ईशान मुस्कुराया। तुम्हारा नाम क्या है? जानवी ने एक पल के लिए झिझकते हुए ईशान से पूछा। मेरा नाम ईशान है, ये रुद्र है और ये रोहित, ईशान ने जल्दी से जवाब दिया। नमस्ते, मैं जानवी हूं। अभी के लिए धन्यवाद। मैंने नहीं सोचा था कि आप लोग इतने कैपेबल होंगे। जानवी ने रुद्र की ओर कुछ दृष्टि से देखा, क्योंकि वह जानती थी कि रुद्र वो लड़का था जो प्लेग्राउंड में राधा को देख रहा था। राधा, तुम अब तक वही क्यों खड़ी हो? जल्दी आओ और रुद्र और दूसरों को धन्यवाद दो। जानवी ने राधा की ओर मुड़कर चिल्लाया। एक पल हिचकिचाने के बाद राधा सीधे रुद्र के पास गई और धीरे से पूछा, तुमने अभी इंद्रसेन को क्यों मारा? उसकी बात सुनते ही सभी ठहर गए।